का समंदर समझे हर एक विचार, हर बात सिखाते, दिल से समझाते, हर मुश्किल घड़ी में राह दिखाते। गुरुदेवा गुरुदेवा, झुकता है मेरा सिर आपके आगे हमेशा। ताकत और भरोसा आपसे ही मिला, जीवन का हर कोना आपने ही सिला। गुरु की मूरत है सबसे प्यारी, आपकी सिख हमेशा रहे जारी। गुरुदेवा गुरुदेवा, झुकता है मेरा सिर आपके आगे हमेशा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने यूट्यूब चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे चर्चा करने के लिए हर बार अपने एक नए गेस्ट को बुलाते हैं, तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक नायाब हीरा कह सकते हैं, नगीना कह सकते हैं, साथ साथ मल्टी टैलेंटेड है और बहुत सारी चीजें करते हैं इटारसी और भोपाल में 2 जगह ये बैठते हैं। और अभी जानेंगे विस्तार से, तो डॉक्टर साहब से ही जानेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर राकेश जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार, दिल से नमस्कार जितेंद्र जी। मैं डॉक्टर राकेश कुमार संतानी, सबको तहे दिल से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारा सौभाग्य है, आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी ये सौभाग्य है कि आप जैसे चिकित्सक, आप जैसे डॉक्टर मिले हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नई नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने मेंटोर का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम रोशन कर रहे हैं सर, उसके लिए आपको दिल से थैंक्स है। सर, ये डॉक्टर महात्मा मैटी जी को सर्वप्रथम सबसे पहले उनको नमस्कार है, जिन्होंने इस पैथी का आविष्कार किया और हमें इस पैथी को हमने यूज करना चालू किया और हमने लोगों को जनहित के लिए इसको और ज्यादा बढ़ाना चालू किया। लेकिन इसका हमें श्रेय जो जाता है डॉक्टर मनीष पाटीदार सर, जी सर। जो हमारे आदरणीय गुरुदेव मेंटर हैं हमारे, और मुझे इलेक्ट्रो होम्योपैथ में वापस लाने में सिर्फ उनका और उनका योगदान है। मैं जी अपना प्रैक्टिस छोड़ चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों से, पारिवारिक निजी कारणों से, और रिजल्ट मुझे तब भी मिलता था, कम मिलता था। लेकिन डॉक्टर मनीष पाटीदार के सानिध्य में जब मैंने इनका पूरा वापस से उसको पूरी तरीके से उसका ज्ञान अर्जन चालू किया और उनके सानिध्य में मैंने जब भी ये पूरा सीखना चालू किया, तो एक मतलब कहीं ना कहीं एक जो ऐसा लगता था कि जो इनकम्प्लीट साइंस है उसको उन्होंने कंप्लीट किया। उन्होंने हमें पूरा एक डिटेल्ड में पूरा फिजियोलॉजी पैथोलॉजी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जोड़कर प्लांट्स और कैसा रेमेडीज वर्क करती हैं सब जब एक्सप्लेनेशन दिया। और मेरा सबसे पहला उनसे अनुभव था जो उनका 22 मार्च को इनका एक स्मेल का लेक्चर था। मैंने कहा सर इसमें मैं सेटिस्फाइड हो गया तो मैं जुड़ूंगा। तो जी उसके बाद से मैं वाकई उनसे बहुत प्रभावित हुआ और लगा कि मुझे वाकई एक सही गुरु मिल गए जो की मुझे तलाश थी, और वो स्टार्टिंग मेरा वहां से उन्होंने वापस किया सर। जी सर। और उनसे मैंने ये पूरा वापस से रीस्टार्ट किया। एक बार फिर से ईएच को मैंने दोबारा पढ़ा और ईएच के लिए मैंने कहा नहीं, अभी मुझे पढ़ने की जरूरत है और अपने को फाइंडिंग्स करने की जरूरत है। और सही गुरु के मार्गदर्शन में अगर किया जाए तो डेफिनेटली आदमी को धीरे धीरे इस चीज का ज्ञान होता चला जाता है। और जी कुछ अपने प्रयास भी, निजी प्रयास भी करने पड़ते हैं। गुरु अपना ज्ञान पूरा देता है, अपने निजी प्रयास बहुत जरूरी जी सर। जी सर। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपने कब की थी, और छोड़ने का आपने निजी रीजन बताया, तो वो तो मैं नहीं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या निजी रीजन रहा। लेकिन आपकी जर्नी जरूर जानना चाहूंगा सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। है।
मैंने एक्चुअली मैं स्टार्टिंग किया था मैंने डेंटल से। मैं डेंटल में एडमिशन मेरा हो चुका था आरकेडीएफ से, और मेरे 2 साल कंप्लीट भी हो गए थे। और इसमें क्या हुआ कि डेंटल करते करते कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि फिर मुझे फीस का बहुत ज़्यादा हाइक हुआ, क्योंकि हम लोग खुद मेहनत करते थे, खुद ही फीस भी भरते थे, स्टडीज भी करते थे। तो फीस इतना हाइक हो गया कि थोड़ा सा लगा कि इम्पॉसिबल। फादर की कुछ बीमारीज भी थी ऐसी कि लिवर सिरोसिस था उनको, ड्रग इंड्यूस लिवर सिरोसिस था, तो काफी इतने एक्सपेंसेस थे कि मुझे डेंटल छोड़ना पड़ा। फिर मैंने इस बीच में किसी मित्र के साथ मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथ किया, और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ करके फिर मैंने प्रैक्टिस चालू की, लेकिन मुझे उतने रिजल्ट उस समय नहीं मिले। फिर मैंने इस बीच में फिजियोथेरेपी किया, और अपना निरंतर फिजियोथेरेपी का प्रैक्टिस चालू रखा, और मैं काफी जगह जुड़ा रहा। एज ए ड्यूटी डॉक्टर भी मैं अपना प्रोफेशन करता रहा, और मेरा काम चलता रहा। जी लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन था अंदर से, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। बहुत जी सारा नॉलेज गेन किया, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली जब फादर का डेथ हुआ 2017 दिसंबर में, और मैं प्रैक्टिस ईएच का करता था, थोड़ा बहुत करता था, क्योंकि हमें उतना ज्ञान मिला नहीं था एक्चुअली में कि जैसा यूज करना चाहिए, और रिजल्ट्स वैसे मिल नहीं रहे थे उस समय। जी और क्योंकि अब फादर का डेथ हुआ, तो उस समय मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली बताऊं आपको कि एक फ्रेंड कैसे होता है, मैंने उस दिन अपना सबसे बड़ा दोस्त खो दिया। हम्म, तो उसके बाद से मैंने गुस्से में आके प्रैक्टिस छोड़ दी कि यार ऐसा कोई, मतलब वो चीज नहीं है। देखो, जाना शाश्वत है, और लेकिन आज किसी चीज की फाइंडिंग्स ना मिल पाए, और अपनी अगर किसी चीज की फाइंडिंग्स हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे कि इसका क्या रीजन है जाने का, तो यार एक थोड़ा सा मन में वो रहता है। तो उस कारण मैंने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, और चूंकि बात निकली तो मैंने आपको बता दिया। ये निजी कारण था जो मेरी प्रैक्टिस मैंने छोड़ी। और तब भी मेरी प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि कम थी, और फिजियो में भी मैं बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन कैसा है, इतना टाइम देना मुझे एक वो लगता था कि कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट काम है, वर्क जो होना चाहिए 100% वो नहीं है। जी लेकिन जैसे ही मैंने वापस से ये मनीष पाटीदार सर का, क्योंकि मैं इसमें करता था, तो अपना यहाँ फिजियोथेरेपीज में करता था, तो इसमें मुझे जब इनका मैंने एक्सटर्नल एप्लीकेशन देखा, तो मैंने कहा एक बार फिर से सुन लेते हैं। तो कई मित्रों ने भी मुझे आग्रह किया, फिर सर से भी बात हुआ। इस बीच में मेरी और भी किसी से बात हुई थी, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है शायद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डेफिनेटली आप एक बार ज्वाइन करो 3 दिन का वेबिनार, फिर आप देखते हैं। तो मैंने जब उनका एक्सटर्नल एप्लीकेशंस वाला और 45 पॉइंट्स वाला वेबिनार जब मैंने 2022 में किया उनका, जी और जो मैंने उसके रिजल्ट्स देखे, मैंने कहा यार ये तो अनबिलीवेबल चीज है। और हम लोगों ने किया तो हम रेगुलर उसको यूज करते रहे। तो हमने जी काफी, मतलब 8-9 महीना तो हमने सारी प्रैक्टिस, हमने कहा अब इसको दोबारा समझेंगे पूरा, उसके बाद ही हम यूज करेंगे इंटरनल मेडिसिन। हमने सिर्फ एक्सटर्नल मेडिसिन पे काम करना चालू किया, और मैं 8 महीने लिटरली आपको बताऊं कि दिसंबर आपका 2022 तक मैंने सारा एक्सटर्नल पे ही काम किया, जी पूरा एक्सटर्नल एप्लीकेशंस पे काम। और फिर जी से जब मैंने इनका बेंगलोर सेमिनार अटेंड किया सर का, और ये कारवा बढ़ता चला गया। फिर डेली क्लासेस सर का जो चालू हुआ, वो स्टार्ट किया, सारा रेमेडीज खत्म हुआ, बहुत कुछ चीजें समझ में आने लगी थी, करने लगे। अब चूंकि थोड़ा सा समय लगता है, 5 साल का गैप दिया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसको रिवीजन करने की जरूरत होती है। तो फिर मैं भी उसको रीस्टार्ट किया, और अब मैं धीरे धीरे उसको करता चला। और ईएच में 100% प्रैक्टिस करता हूँ, कोई एलोपैथ का यूज नहीं। जी सर। सर जैसा अभी ऑफ कैमरा आपने मुझे बताया था कि आप पेशेंट की रिपोर्ट नहीं देखते हैं, अपने लेवल पे डायग्नोज करते हैं, तो थोड़ा सा अपना डायग्नोज टूल थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज मैं किसी भी एक चिकित्सक को बोलता हूँ, चक्कर क्या होता है कि आपने एक रिपोर्ट, आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट से आपने पहली चीज, आप डायरेक्ट चले जाते हो रिपोर्ट्स पे कि रिपोर्ट्स आपके सामने आ गई, और आपने उसकी कोई फाइंडिंग्स ही नहीं की। क्योंकि आपको पेशेंट ने रिपोर्ट लाके पहले ही प्रीवियस, क्योंकि ईएच में क्या होता है, डायरेक्ट पेशेंट बहुत कम आते हैं, जिनको धीरे धीरे ट्रीटमेंट ले लिया है, विश्वास है, ऐसे पेशेंट्स डायरेक्टली हमारे पास आते हैं, और इसका नंबर्स बहुत कम है। डेली प्रैक्टिस में अगर देखा जाए, 10 पेशेंट देख रहे हैं, तो 2 पेशेंट होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, और 8 पेशेंट होते हैं घूम के आए हुए, ऑलरेडी वो किसी का ट्रीटमेंट लेके आए हुए थे। कोई खराब बात नहीं है, लेकिन वो हमारे पास वो सारा करके आया, तो उन्होंने अपने लेवल पे डायग्नोज किया है। क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत उनसे मैच नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहता है विटिएशन ऑफ ब्लड एंड द लिम्फ इज कॉजेज ऑफ डिजीज। हमारे डॉक्टर मेडिस
साहब का सीधा क्लियर एंड कट सिद्धांत है। तो हमको वहां देखना है, पर कहाँ हो रहा है ये तो आपको उन्होंने लिख के दे दिया। अब ये तो हो सकता है कि उस ऑर्गन के सिम्टम्स की वजह से आ गया हो। आपके लीवर में स्ट्रेंगुलेशन हो रहा है और आप उसकी डिजीज कहीं और ढूंढ रहे हैं, लीवर में कोई चीज ऐसी एक्सेस में उसको नहीं कन्वर्ट पा रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है कैटाबॉलिक वेस्ट को। और अपन कहाँ कर रहे हैं, एक ऑर्गन में लगे कि साहब फाइब्रॉइड ठीक नहीं हो रहा, आप फाइब्रॉइड के पीछे पड़े, है ना। तो फाइब्रॉइड्स आपका ठीक है एक हफ्ते हद तक कम होगा, लेकिन एक जगह आके वो इसलिए रुकेगा कि आपने उसके लीवर को देखा ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट के पूरी बुक में कलेक्ट करने होते हैं। सबसे पहला काम होता है सिम्टम्स का कलेक्शन। किसी भी नए चिकित्सक की जरूरी नहीं कि हर हर जो चिकित्सक आए उसको नाड़ी देखना है, या बहुत सारी ऐसी चीजें आए, फेस डायग्नोसिस आए या टंग डायग्नोसिस आए, या प्रैक्टिकली फिजिकली पेशेंट को ऑब्जर्व करें कि पेशेंट कैसे आ रहा है, या उसका टेम्परामेंट देखें। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि टेम्परामेंट का महत्व नहीं है, टेम्परामेंट का बहुत सारा महत्व है। टेम्परामेंट बहुत ज्यादा महत्व रखता है पीएच में। जो ये कहता है टेम्परामेंटल नहीं है, जिस दिन आप किसी मेडिसिन का आपको रिजल्ट रुक जाएगा, आपको उस दिन टेम्परामेंट याद आएगा कि मैंने इसको टेम्परामेंटल मेडिसिन बेस किया है और ये पेशेंट इसलिए ये नहीं हो रहा। आप ऐड करेंगे आपको रिलीफ मिलेगा, रिजल्ट मिलने लगेगा। जी सर। इसमें एक चीज से आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ये कहना है किसी से भी सबसे पहला पॉइंट है कि आप इस स्टडी को लिखना, प्रॉपरली लिखना स्टार्ट करिए कि पेशेंट कब आया, कैसी कंडीशन में आया, पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट के सिम्टम्स क्या है। पेशेंट का बराबर बीपी लीजिए, टेम्परेचर लीजिए, पल्स लीजिए। ये मैंडेटरी है नए चिकित्सक के लिए, किसी के लिए भी मैंडेटरी है। डेफिनेटली अगर आप पल्स को देख पा रहे हैं कि पल्स की रीडिंग क्या चल रही है, तो आप अपने माइंड में रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है उसको लिखना, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल को नहीं छोड़िए। क्योंकि पेशेंट नहीं बताएगा मुझे फीवर आ रहा है, पता लगा कांस्टेंट कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, पेशेंट को 99.2 का टेम्परेचर बना हुआ है, और आप ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं और आपने वहां देखा नहीं। और अगर आपने टेम्परेचर देख लिया तो आपको समझ में आएगा कि टेम्परेचर किसी इन्फ्लामेशन की वजह से है, तो आप उस कॉसेस की डिजीज देंगे, उसकी रेमेडीज देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो अपनी चीज दवाइयां हैं, इसको दवाइयां एक्चुअली नहीं कहना चाहिए, ये रेमेडीज है। बेटी साहब ने ये रेमेडीज बनाई हुई है, ये वन शॉट सॉल्यूशन है पूरा परमानेंट उसका। कोई ऐसा चीज नहीं है कि उसका टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन उसके डायल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके आपको रिजल्ट कैसे मिलने हैं। और ये अभी रिसर्च का विषय है, कोई ये नहीं कह सकता यही डायल्यूशन इस डिजीज को क्योर करे। डिपेंड करता है सामने वाले का टेम्परामेंट, उसकी बॉडी का फिजिक, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके का। जी सर। सर, ज्यादातर पेशेंट आपके पास किस तरीके के आते हैं? एक इमेज एक होती चीज है ना। मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। मैं सोचता हूँ कि ये पेशेंट अगर मेरे पास नहीं है तो वो भी पेशेंट आता है मेरे पास। मेरे पास मल्टीपल्स पेशेंट है, एक जैसा पेशेंट मेरे पास नहीं। स्टोन के भी पेशेंट्स हैं, जीबी स्टोन के भी पेशेंट्स हैं, रेनल स्टोन के भी पेशेंट्स हैं मेरे पास। अब मेरे पास लिवर कैंसर मेटास्टेटिक का भी पेशेंट है। और मेरे पास जैसे पेशेंट फाइब्रॉइड्स के भी पेशेंट्स आते हैं, पीसीओडी का भी है, इनफर्टिलिटी के उसमें भी चल रहा है मेरा। ओबेसिटी के भी काफी पेशेंट्स हैं, डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक आपके टाइप 1 के पेशेंट्स हैं मेरे पास। तो मेरे पास एक उसका मतलब ये नहीं कह सकते मेरे पास पर्टिकुलर एक ही पेशेंट काफी ज्यादा है। और चूंकि मैंने अभी अभी मुझे 2 साल स्टार्ट करे हो गया प्रैक्टिस की 2023, और अभी भी मैं सिर्फ 2 घंटा बैठता हूँ अपने होम पे। और उसके बाद मेरा काफी टाइम वेबिनार्स वगैरह में चला जाता है, और अभी मैं दिसंबर से रेगुलर बैठना स्टार्ट फुल फ्लैश करूंगा, और टाइमिंग्स को अपनी एनहेंस कर रहा हूँ ताकि मैं 5 घंटा डेली ओपीडी में अपना दे पाऊँ। तो अपनी टाइमिंग्स बस उस तरीके से सेट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं और भी विधाओं में काम करता हूँ, तो जैसे हिप्नोथेरेपीज में भी काम करता हूँ, मैं बहुत सारी विधाओं में काम करता हूँ। अभी हिप्नोथेरेपी मेरा अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है, इसके सेशंस में स्टार्ट करने वाला हूँ। क्रोनिक और ऐसे डिजीज जिनका मतलब बहुत इजीली ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, और जो होप खो देते हैं उनके लिए यस तो है ही वरदान, और ये भी उसमें से एक एड ऑन हो जाएगा हमारा। जी सर। फिर भी सर, कुछ ऐसे केस जिसमें आपको भी अचानक से ये लगा हो कि अरे, मतलब होता है ना एक लेवल पे आके कि अरे ये इसका ये तो जादू है। कुछ ऐसा जिसमें बिल्कुल आपको भी ये उम्मीद ना हो कि इसमें कुछ रिजल्ट आ सकता है और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए हो। नहीं बॉस, मैं ईएच में तो ये नहीं
वो करता कि यार इसमें रिजल्ट मिरेकल्स है और उसमें नहीं आए, क्योंकि ये अगर ये चीज आप देख रहे हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जब आप ऐसे रोग, क्रोनिक डिजीज को, ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो आपने सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना, रेमेडीज पे विश्वास रखना, डॉक्टर मैटी सर पे विश्वास रखना, अपने मेंटर पे विश्वास रखना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें मिरेकल्स, मिरेकल्स तो आपको क्लिनिक छोड़ने के पहले से नजर आ जाएगा। आपका प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होगा, आप 20 मिनट्स 15 मिनट्स जब तक उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट को क्लिनिकली देखेंगे, क्लिनिकली फाइंड आउट करेंगे और अपना एक डायग्नोस बनाएंगे कि इसको क्या है, देन आप रिपोर्ट्स को करेंगे तो कोरिलेट हो जाएगा कि आप में कितना डायग्नोस आपका परफेक्ट है, उनका कितना है। मैं ये नहीं कह रहा हर व्यक्ति हर डिजीज को इतना कर लेगा, धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस आ जाता है, जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है, कारवां बढ़ता जाएगा, आपका समुंदर उतना गहरा होता चला जाएगा। सीधी बात है। आप एक दिन में बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने समुंदर एक दिन में बना दिया, पहले तो वो छोटी नदी ही रहेगी, है ना, झील से ही वो कन्वर्ट होगी धीरे धीरे, और ये एक्सपीरियंस सिखाता है। और इसमें कैसा है, आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आते चले जाएंगे। और तो रही बात मेडिकल रिजल्ट की, काफी चीजें ऐसी है, जैसे आप एलर्जी ले लीजिए, एलर्जी में आप स्मेल करा दीजिए, मेडिकल रिजल्ट है। पुराना हेडेक, जो डाइवल वेलपारक्स जैसा चीज लोग खा रहे होते हैं, आप उनको स्मेल कराइए, विद इन 1 वीक उनका ये डाइवल वेलपारक्स के डोजेस शॉर्ट टाइम में रिड्यूस हो जाते हैं। विद इंटरनल मेडिसिन भी अगर आप दो, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आई साइट में बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। ब्लड विजन हो रहा है, ऑल ऑफ सडन आई साइट लॉस हो रही है, आप दे दो तो विद इन 1 मंथ आपको उसके चेंजेस नजर आने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज, ऐसा नहीं, पीसीओडी जैसी चीज 3 महीने में जाता है, इजीली जाता है। बहुत ऐसा केसेस होता है जो बहुत ओबेस है या बहुत ऐसी कंडीशन है, तो ये अपने आप में ईएच ही पूरा मिरेकल। और हमारे अगर मेंटर अगर ऐसे हो तो मिरेकल्स तो डेफिनेटली मिलेंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपके मेंटर्स पे विश्वास है पूरा। जी सर। सर, आप, क्योंकि आपसे तो जितना सीखते जाएं, जितना जानते जाएं, वही समुंदर में उतरते चले जाएंगे। तो हम मेरी सब ये लोग एक सीख रहे हैं साहब। पर्सनली पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नए चिकित्सक हैं, अभी देखिए सबसे जी बड़ा जादू क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जी लिए सबसे अच्छी खुशखबरी क्या है कि अब बहुत से डॉक्टर जो ये इसको छोड़ चुके थे, वो घर वापसी कर रहे जी। हैं, और खुद तो घर वापसी कर रहे हैं, पड़ोसियों को भी साथ में लेके आ रहे हैं। आज आज क्या हो गया कि आज मेंटर्स भी, एक नए नए जो मेंटर्स आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि पुराने काम के नहीं, लेकिन नए मेंटर्स जो आए हैं उन्होंने जो जोश, एक उमंग भरी है, वो वाकई काबिल तारीफ है। कोई भी हो, सारे मेंटर्स का सम्मान है और सभी आदरणीय गुरु जी। और सब, मैं कहता हूँ सुनना चाहिए, सुनना सीखे। आज की डेट में अगर आपने सुनना सीख लिया तो करना डेफिनेटली आ जाए। पर आप सोचें कि आप ही विद्वान है, ऐसा नहीं कि मैं ही विद्वान हूँ, हर व्यक्ति विद्वान है। आपको एक व्यक्ति कहता है ना कि एक, अगर मतलब एक कहावत है, किसी में निजी निजी टिप्पणी नहीं है, अगर एक मूर्ख व्यक्ति है ना, वो किसी होशियार से कुछ नहीं सीख पाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक होशियार व्यक्ति है ना, उस मूर्ख से भी सीख के चला जाएगा। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि क्या होता है कि आप में कला होनी चाहिए हीरे को तलाशने की। कहते हैं ना, हीरा तलाशने वाली बात है, तो अपने मेंटर को तलाशिए, वो क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति क्या कह रहा है उसको सुनना सीखिए। क्या होता है कि आजकल सुनने वाले कम है और टिप्पणियां देने वाले ज्यादा है, तो यहाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ये में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई सुनना नहीं चाहता। दूसरी चीज, इसको कब क्या कहाँ किधर कहना चाहिए, इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मैं बड़े बड़े मतलब कई उसमें गया, कई लोगों के उसमें मिला, पर मैंने एक ही चीज देखी कि किसी को कब कहाँ क्या चीज कहना चाहिए, निजी विषय पे या पूरी ईएच पे, वो टिप्पणी आदमी कर बैठता है, उसके लॉसेस होते हैं। जी सर। आज जो ये एमपी में चल रहा है, आज जो मध्य प्रदेश में और कई जगह ऐसा चीजें चल रही है, तो ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये उसी का परिणाम है। लोगों ने, कई लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें अपने मुंह से कही गई हैं। क्या होता है, कुछ चीजें कही नहीं जाती सार्वजनिक मंच पर, लेकिन उसका इशारा समझना चाहिए। लोग गलत करते हैं, इस चीज में ये चीजें होती हैं। तो मेरा सबसे सबसे पहले अपने एज भाइयों से निवेदन है कि आप एज पे विश्वास रखिए, और 100% एज, और अपने गुरुओं पे विश्वास रखिए। आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद की मेहनत भी करना पड़ेगा आपको, बल्कि अपने रिपोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे।
आप नोट्स बना पाएंगे। अलग अलग करके नोट्स बनाइए, मेहनत लगती है। आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, आपको जो डेली प्रैक्टिस में चीजें आती हैं उसके पॉइंट्स लिखिए। उस पॉइंट्स के आधार पे आपके पास हर चीज अवेलेबल है, आप उसको यूज करें, रिजल्ट बिल्कुल मिलेंगे आपको, 100% मिलेंगे। देर है सवेर है किसी की, लेकिन अंधेर नहीं। ईएच का मतलब नया सवेरा है। राकेश सर, एक चीज तो मैंने भी महसूस की है, क्योंकि मैं लगभग, अब मुझे सोशल मीडिया के द्वारा 1.5 साल के करीब हो गया है जुड़े हुए। बहुत जी सारे डॉक्टरों से बात होती है, जो हमारे फैमिली के मेंबर हैं उनसे भी, जो नहीं है उनसे भी। बहुत सारे सीनियर डॉक्टर जिन्हें 20 साल 25 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए, उन लोगों का कॉल आता है। वो लोग जब शाबाशी देते हैं, सीना चौड़ा होता है कि हाँ हम ये इसके लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं कि जो नेगेटिविटी भी बात कहते हैं, उनका भी स्वागत है। उनसे हमें और हौसला मिलता है आगे कुछ करने के लिए, एनर्जी मिल जाती है। जब कोई नेगेटिविटी की बात करता है तो और एनर्जी मिलती है कि हाँ अभी हमें और अच्छा डेफिनेटली कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना, वो तो उत्प्रेरक का काम कर रहा है हमारे लिए, कि हमें को अगर कोई चीज कमी है तो हमारी कमी बता रहा है, उस चीज को उभारना है। बिल्कुल कुछ सर, चीजें बिल्कुल। ऐसी होती है जितेंद्र सर की, क्या होता है कि उसको सार्वजनिक मंच पे नहीं कहना चाहिए कि जी आप सर। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप में क्या आपने मिक्स करके रखा हुआ है। जो लोग मिक्स कर रहे हैं, ये उनके लिए मेरा ये कहना था कि ये चीजें को कई लोग सार्वजनिक मंच पे ऐसे ऐसे मंच पे कहते हैं, तो उसमें क्या होती है, ये बात बाहर जाती है, और घर के बाहर जहाँ बात जाती है वह लंका ढह जाती है। ये जी आपका सर। उदाहरण है श्री रामायण जी का साक्षात। तो इसको ईएच की हर फैमिली को, हर मेंटर को, हर एक ऐसे कार्यक्रम करने वाले को, कहाँ कैसा कार्यक्रम हो रहा है, इसकी स्पेशल उनको ये चीज, पहले ही इनका ये चीज होना चाहिए कि जो भी मंच पे बोलने आ रहा है वो इसको आप पर्सनली बोलिए। आपने अगर किसी ऐसी चीज पे आमंत्रित किया है किसी व्यक्ति को, और खासकर ईएच के बाहर के व्यक्ति को, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं दुख का कारण बन सकता जी सर। है। ये जो लोग करते हैं उनको फिर उनके लिए ये आपत्ति का विषय हो जाता है, उनके लिए ये दिक्कत से होती है। जी सर। जी सर। और तो जो सर, 100% ईएच कर रहा है उसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं, नए मेंटोर हैं हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, कि जो क्लास भी नहीं ले रहे, लेकिन वो नए चिकित्सकों की हेल्प कर रहे हैं अपने लेवल पे। और उनको भी सर हम लोग सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनको भी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो बिल्कुल होम्योपैथी के बिल्कुल, लिए हेड्स ऑफ उनको, हेड्स ऑफ। बहुत अच्छा काम कर ईएच रहे के हैं। लिए हर हर मेंटोर को, हर हर व्यक्ति को, और हर स्टूडेंट को जो किसी को पढ़ा रहा है, किसी को बता रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, बिल्कुल हेड्स ऑफ है। और मैं यही कहूंगा कि ईएच के चिकित्सक जितने भी हैं उस हल्के में ना लें, ये पूरी फिजियोलॉजिकल मेडिसिन हैं। आप किसी बॉडी की क्रिया को बिना पढ़े आप उसका 100% यूज, जो रिजल्ट और मिरेकल्स की बात कर रहे हैं, नहीं ले सकते जब तक आप उसकी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। आपको थोड़ा बहुत बेसिक फिजियोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमबीबीएस लेवल की फिजियोलॉजी पढ़ें, क्योंकि उसमें केमिकल्स का हमारा कोई काम नहीं, लेकिन ऑर्गन क्या कर रहा है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, जो मनीष सर इतना डिटेल में बता रहे हैं। आप, मैंने डेंटल भी किया है, मैंने डेंटल की फिजियोलॉजी भी क्लासेस अटेंड किए, मुझे पता है वहाँ का स्तर क्या है और कितना वो करते हैं। और सर कितना इजी वे में पढ़ा रहे हैं, मुझे इसका भी डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट एक हो जाता है कि जब आप पढ़ते हो, मेंटर आपका पढ़ा रहा होता है, कि वहां भी मेंटर्स पढ़ा रहे होते हैं और यहाँ भी पढ़ा रहे होते हैं, जिसने पढ़ा है उसको पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है। राकेश सर, अब क्योंकि जब मैंने नोट्स नोट्स बनाए थे, फर्स्ट सेम मैंने ज्वाइन किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 16-17 रजिस्टर मोटे मोटे भरे रखे बिल्कुल नोट्स के। और बुक को जब जब हमने उसे बुक में कन्वर्ट किया, तो लगभग, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे एटलीस्ट मेरे पास 25 सेट्स रखे हैं। सर, तभी तो ये आपके और हमारे काम में आज झलकता है ना। ये जो मेहनत हम लोगों ने की है, मतलब पढ़ने की और लिखने की, आज भी हम लोग नया कुछ ढूंढते ही रहते हैं। फ्री बैठना आपको और हमें नहीं सूट करता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ये कर रहे हैं, देखिए आप, हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो मेरे हर एक चीज के नोट्स अलग रहते हैं। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल।
इसलिए आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। जो ये कहता है विदाउट नोट्स हो जाएगा, तो किसी जो भी यहाँ तक पहुंचा है विदाउट नोट्स कोई नहीं पहुंचा। जितने भी आज की डेट में नए नए जितने गुरु हैं और जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत मेहनत है उनकी, और उन सबको बिल्कुल कोटि कोटि प्रणाम है। उनकी जी मेहनत आज रंग ला रही है, जो लोगों को हेल्प मिल रही है। देखिए, हेल्प सबको लगती है, हमें भी हेल्प लगती है, सबको हेल्प लगती है। एक एक पॉइंट पे ये चीजें चेंज होती है, एक एक पॉइंट पे ये सबका मतलब क्या होता है, एक एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जब चेंज होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं ऐसे। तो कभी होता है कि कोई चीज ऐसी मिस होती रही है, हमसे भी मिस हो सकती है किसी से भी, तो लेकिन अब चूंकि अपनी ऑर्गन बेस्ड रेमेडी है तो अपने को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डाइल्यूशन के लेवल पे काफी फर्क पड़ जाता है। जी सर। भाई मेडिसिन तो पता होती है, दिक्कत होती है डाइल्यूशन सिलेक्शन में। आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, डाइल्यूशन सिलेक्शन में। और पहली चीज, आज जो नई जनरेशन है पहली बेसिक चीज को क्लियर नहीं करना चाहती। मैं थोड़ा समय लूंगा अपनी बात रखने के लिए। जी मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आपने आज भी, आप कहीं वेबिनार अगर होता है या कहीं मतलब किसी का भी होता देखेंगे ना, तो आज भी ये पढ़ा रहे होते हैं कि D4 D5 D6 कैसे बनाएं। तो मुझे बताइए, क्या वेबिनार ये पढ़ाने की जगह है D4 D5 D6 कैसे बनाएं? पॉसिबल है? मतलब बेसिक अब आज भी बेसिक सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्लियर। आज की डेट में, हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में जिस चीज पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जो चीज बनानी है, पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करें कि भाई देखो इतने डायल्यूशन होते हैं, मतलब होते हैं। अब कोई कह रहा है 147, कोई 19, कोई 199, कोई कैसा कह रहा है, लेकिन हमारे ही एज पे जो है क्लास मेथड भी है, लोब्यूल्स मेथड भी है, आपका 19 भी है, और 147 रेशो भी, और हाई पोटेंसीज भी यूज होती है। इस बात से कोई दो मत नहीं है। और हमने जब जब हाई पोटेंसीज का रिजल्ट लिया है, लेकिन हाई पोटेंसीज के साथ आपको न्यूट्रिशन देना आवश्यक है। आप सोच रहे हैं कि मैंने C2 वहां दे दिया, अब C2 की यहाँ जरूरत नहीं है, तो आप गलत। नहीं सर, इसमें तो अपने को एक चीज का फायदा है कि जो एक ग्रुप है जो कहता है 19 है जी, एक कहता है 147 है जी। हम कहते हैं भैया हम तो सबके साथ खड़े हुए हैं, हम 19 भी यूज कर रहे हैं, 147 भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, दोनों का अपने अपने हम समय पे दोनों का महत्व है। किसी को भी नकारा नहीं जा बिल्कुल सकता। महत्व है। आप देखिए, इस इसमें आप जैसे ही D2 किसी चीज को देंगे डोजेस में, अगर आपने यूज किया हो जितेन सर, D2 में जी जैसे ही आप कोई चीज देंगे, पहले हम भी डरते थे, कोई उसमें गली बात नहीं है कि आज हम लोग पहले दिन से D2 यूज कर रहे हैं। D2 देने के पहले सोचते थे यार, क्योंकि हमको इतना डरा दिया गया प्रीवियस उसमें। जब मनीष सर से हम लोगों ने पढ़ा, हमारा डर भागा। हम कहते हैं यार, आज की डेट में हम D1 देने से भी नहीं डरते, जी। नहीं करना पड़ता है सर, है कई ना, पेशेंट इंटरनल मेरे D1। पास हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशंस वैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल। D1 लायक ही केस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उठा के पहले पेशेंट को जो भी आया उसको D1 दे दिया, ऐसा जी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राकेश सर, बहुत अच्छा लगा मेरा आपसे बात करके। थोड़ा सा समय का अभाव है, फिर दोबारा से हम बिल्कुल लोग बिल्कुल एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। आपके पास इतना ज्ञान है कि जो हमारे नए चिकित्सकों के लिए जरूरी है, ना ना थोड़ा ना थोड़ा सर, मार्गदर्शन मिलता रहे सब लोगों को। जी मार्गदर्शन सदैव ईएच के लिए मैं देखिए क्या होता है कि आज मैं किसी को भी, मैं भी मार्गदर्शन लेता हूँ और मुझे जरूरत पड़ती है मैं देता भी हूँ। लेकिन अब कोई व्यक्ति ये बोले कि सर ये 19 कैसे बनेगा, तो वहां पे थोड़ा सा एक इरिटेशन होता है यार कि मुझे एक बात बताओ, आप ईएच कर रहे हो और आपको 19 147 का वो नहीं मालूम, कंसेप्ट नहीं मालूम। और ये सबसे बड़ी दुख की बात है जो चीज होती है। आप मानते हैं इस बात को जितेन सर? बिल्कुल सर। जब आप फोन करके किसी को आप 4 प्रोटोकॉल बता दें, उसको बोले इसको D4 में दे दे, इसको फर्स्ट डायल्यूशन में दे दे, उसको 200 पोटेंसी में दे दे, तो अब वो आपसे सबसे पहले सवाल करेगा साहब 19 में कैसे बनेगा और 147 में कैसे बनेगा। सर मुझे तो बहुत ज्यादा तो इस ये थोड़ी समस्या चिंता से का विषय। अब रूबरू होना पड़ता है। अब उसके बाद आ जाती है डोज पे, उसके बाद आ जाती है सीधी सीधी डोजोलॉजी पे कि भाई ये जी डोज कितना सहन करेगा। अरे यार, आप एक डोज नहीं डिसाइड कर पा रहे, एक बच्चे का डोज देखो, एक फिजिकल बॉडी का फिजिक देखो कि पेशेंट है कैसा। आप जी बीएमआर को पढ़ोगे, आपको डोज वैसे ही डिसाइड हो जाएगा कि इसका बीएमआर क्या कह रहा है। आप बॉडी मास इंडेक्स रेशो को यूज करेंगे ना, तो डोजेस आपके परफेक्टली हो जाएंगे। जी आप 40 डोज तक इजीली दे सकते हो, एक ड्रॉप से लेके 40 ड्रॉप तक इजीली दे सकते हो वन टाइम। लेकिन इट डिपेंड्स वो उसका है क्या। आपने दे दिया, एग्रावेट हो गया, तो ये चीज है ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। अब फिर वही बात है, आपने 40 दिया था, एग्रावेट हो गया, तो 1 ड्रॉप दोगे, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि 1 ड्रॉप देना है मुझे। जी।
सर बहुत मेरा बहुत यही है कि धन्यवाद भाई आपका। आप पूरा अपना, जी जी जी, क्योंकि वीडियो का टाइम खत्म हो गया, वो थोड़ी देर में अपने आप से बंद हो जाएगी। बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत नहीं नहीं, कोई धन्यवाद। नहीं, बहुत और अच्छा लगा, सभी का बहुत। नमस्कार।